कि चाइना समझ चुका है कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से IMF इज नॉट वर्किंग विद अस। सो उनका दर हकीकत उनका इशारा यही था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चाइनीज कैंप। अब चाइना हमें रेस्क्यू करेगा। यहां तक खबरें भी आ रही हैं बाहर के, शायद चाइना विल पे ऑफ द लोन्स एंड पहले भी आपके लोन्स का 30% जो शेयर है वो चाइना ओन करता है। आप यू ओ टू दैम। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, डार साहब की बातों से लग रहा है, और आपके पिछले दिनों भी आपको जो क्राइसिस थे आपको चाइना ने ही रेस्क्यू किया है। अब उसकी बात ये होगी कि चाइना विल ऑलमोस्ट टेक ओवर योर फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह माजी में मैं कहता था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसा रिलेटेड होती है, अब वो उसकी ट्रू फॉर्म सामने आ जाएगी। अब उसके साथ तशवीश ये होगी कि आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया। आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर, तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी सी पैक बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा कुछ असर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैसा तो करप्शन में लंदन और बाहर चला जाएगा जिस तरह माजी में होता रहा है। क्यों शर्म आपको आएगी? क्योंकि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ग्रुप हैं इस वक्त एलीट क्लास के जिनकी आपस में लड़ाई है। एक जो है वो मैंने बताया था कि सी पैक बनाकर चाइना को लूटना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सी पैक बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज को लूटना चाहता है। और दोनों ग्रुप जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है, फॉरेन एजुकेटेड है, डुअल सिटीजन है, और सबकी जायदादें वेस्टर्न कंट्रीज में। और उन लोगों की आपस में लड़ाई है वो आप जिसको, और ये पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप पॉलिटिकल कहते हैं, मैं तो इनको मानता नहीं हूं क्योंकि इनके अंदर ही पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, और वही इलेक्टेबल हैं जो ब्रिटिश एजेंटों के आगे किड्स हैं। वही बार बार मुख्तलिफ पार्टियां बदल के असेंबलियों में आ रहे हैं, कैबिनेट में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्टीट्यूशन आपके जो है वो आपके फ्यूचर लोगों को प्रोड्यूस करते हैं। HEZ कॉलेज, हसन अब्दाल कॉलेज और कराची ग्रामर स्कूल। यहाँ से आप बिल्कुल सर्वे करके देख लें, आपके सारे लूटने वाले, आपके जितने मनी लॉन्ड्रर हैं इन 3 स्कूलों से फारूक तहसील है। और आप जो है बस उसमें फंसे हुए हैं 76 साल से। आपने ना पाकिस्तान बनाया, ना आपने बनाने की ख्वाहिश है, और बस चल रहा है। जो भाग सकते हैं भाग रहे हैं, जो नहीं भाग सकते वो जूते खा रहे हैं। बस यही हो रहा है वहां पे। इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ। तब इनके मनमोहन सिंह इनके फॉरेन जो है आपके मिनिस्टर थे। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। हमने कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आप इसी तरह से देखें कि जनरल अयूब खान यहाँ पे आए जो कि 5 स्टार जनरल थे। इसी तरह से अमेरिका में आइजनहोवर थे, प्रेसिडेंट आइजनहोवर, तो दोनों मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे। अब दोनों की सेम थिंकिंग ज़रूर थी, लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि वो हम उनके डेट ट्रैप में आ गए। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि उसने यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। इंपीरियल स्टेट्स यूजुअली ऐसा करते हैं। जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने IT की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी IT एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आ जाएं आप देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है, लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई है, किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई नहीं है।
लेकिन सर हम ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करें ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है भाई, और हम इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा लेना। पहले वाला कर्जा उतारा नहीं, नया कर्जे के नीचे हमारी पूरी कौम जो है वो दब गई है। पैदा होने वाले हर बच्चे के सर पे कर्जा है। तो देखें, ये हमारा, आपने बोला इंडिया की बात की, आपने कहा कि इंडिया ने अपने आप को पे इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा दिया। मुझे बताएं, इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? 1 दफ़ा या 2 दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक IMF से कर्जा नहीं लिया, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। आप देखिए, अफ़गानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका में बुरी वक्त आया, तुर्की में जब वो अर्थक्वेक आया, तो किस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हर कंट्री की मदद की। अब पाकिस्तान के साथ मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के ही नहीं रखी। हमारे सियासतदानों ने हमेशा एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बात यह है कि हम कर्जा लेने का हमने एम सेट किया हुआ है कि भाई हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है। आपकी बनी बनाई फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद होगी, बांग्लादेश शिफ्ट होगी। अभी कह रहे थे कि 8 बजे जो है वो मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। तो आप बताएं, पहली कारोबार बंद है, ऊपर से आप 8 बजे मार्केट और ये कमर्शियल एरिया बंद कर रहे हैं, तो कारोबार तो ठप हो जाएगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको मल्टीपल 2 जगह पे ब्रेक कर लेते हैं। हाँ। पहली बात आपने IMF की और आपने डेट बेस्ड इकोनॉमी की कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही डेट डिपेंडेंट रहा है और दूसरी कंट्रियों से कंट्रीज़ से जो है हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी में गिरे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। कि पाकिस्तान का जो मेजर बजट आता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज 3 होते हैं ना, डिफरेंट। एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है, या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है। सर, हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमारी जो प्रोडक्शन है, जस्ट आप अगर यही लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80+ है, 90+ है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। अब ये देखिए, ऐसी क्या गलती हुई कि हम इसको नहीं कर सके। इसकी रीज़न ये है, आप जहांगीर तरीन हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है। आप देखें कि उन्होंने इस दफ़ा जो है कॉटन को जो है वो कॉटन नहीं लगाई। उनसे जब पूछा गया कि आप कॉटन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना बेसिक इनका वर्क है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है, इसी तरह से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आज तक इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ पे काम ही नहीं हुआ। तो कॉटन के ऊपर एक पेस्ट आता है जिसको आप बोलते हो वाइट फ्लाई। उसकी वजह से हमारी 10 साल से गंदम कपास की जो है वो तबाही से स्टार्ट हो गई। जहांगीर तरीन ने ये किया कि मैं अब कपास क्यों लगाऊंगा। स्टेट ने रिक्वेस्ट की कि हम आपको इसके ऊपर सब्सिडाइज भी करते हैं, लेकिन आप जो है कॉटन को ग्रो करें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले अपने आप को इतना कैपेबल करो कि आप उन डिजीज़ को या फर्टिलाइज़र की क्वालिटी को या पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी को अगर आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो आप एग्रीकल्चर से कैसे आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा ये तो हो गया एग्रीकल्चर के हवाले से। बाकी आपने टर्की की और श्रीलंका की और इनकी एग्जांपल दी, इंडिया की भी एग्जांपल दी, IMF की। हमारा जो लोन है ना, एक्चुअली लोन लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोन लो, दूसरे कंट्रीज़ में लिए। लोन को इन्वेस्ट किस जगह पे करना है? लोन को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जिसकी कोई ना कोई आउटपुट भी आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रुपये कहीं से लेके इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 पे मैं 15 रुपये कमाऊँ ताकि 5 रुपये मेरा प्रॉफिट हो और 10 रुपये मेरे वो जो मैं कर्जे में लेके आया मैं वापस कर दूँ। ठीक है, अब हुआ ये कि हम वो जो वहाँ से पैसे ले रहे हैं उसको जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम उसका इफेक्टिव यूज़ और सही जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नहीं आता और हमें उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। और वो हम लगा देते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये पॉलिटिकल लोग डेवलपमेंट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है या मोटरवे बनाया है या मेट्रो बनाई है, उसको आपने कर्जे से बनाया, उसके ऊपर भी आपने सब्सिडी दे दी। इसको बोलते हैं अनटारगेटेड सब्सिडी, कि जहाँ पे आप सब्सिडी तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका आउटकम आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा।